कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अनहाइड्राइड की। तो यहां मैंने लिखा एसिडिक ऑक्साइड प्लस वाटर ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड आपने पहले वाली लेक्चर्स में सीखा, एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो क्या मिलता था? ऑक्सी एसिड। ओके, अब यहां पे लिखो देन द एसिडिक ऑक्साइड is called anhydride of given oxy acid। चलो फिर समझाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड में पानी जोड़ते थे, वाटर जोड़ते थे, तब क्या मिल जाता था? ऑक्सी एसिड। और ऑक्सी एसिड से पानी हटा दोगे तब क्या मिलेगा? एसिडिक ऑक्साइड। तो उसी गिवन ऑक्सी एसिड से वाटर निकालने पे जो ऑक्साइड मिलेगा, जो एसिडिक ऑक्साइड मिलेगा, उसी एसिडिक ऑक्साइड को उस ऑक्सी एसिड का क्या बोला जाएगा? अनहाइड्राइड। ठीक है, फिर से सुनो। एसिडिक ऑक्साइड में पानी जोड़ देते थे, वाटर जोड़ देते थे, तो मिल जाता था ऑक्सी एसिड। अब इस ऑक्सी एसिड का अनहाइड्राइड चाहिए, तो इस ऑक्सी एसिड से क्या करना होगा? वाटर निकाल लेना। तो ऑक्सी एसिड से वाटर निकालने पे यहां लिखा है कि देन द एसिडिक ऑक्साइड इज कॉल्ड अनहाइड्राइड ऑफ गिवन ऑक्सी एसिड। एसिडिक ऑक्साइड मतलब इसमें पानी जोड़े थे तो ऑक्सी एसिड बना था, और इससे वाटर हटा दोगे, इससे वाटर हटा दोगे तो ये एसिडिक ऑक्साइड मिल जाएगा। तो कोई ऑक्सी एसिड दिया हुआ है, उसका आपको अनहाइड्राइड सोचना है, या आपसे पूछा गया है, तो आप उस ऑक्सी एसिड से पानी को निकाल के उसको पहले एसिडिक ऑक्साइड में बदलो। जो एसिडिक ऑक्साइड मिलेगा उसी को उस ऑक्सी एसिड का क्या बोलोगे? अनहाइड्राइड। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज करो कि हमने यहां पे लिया H2SO4, यहां लिखा ऑक्सी एसिड, और इधर इसका चाहिए हमको अनहाइड्राइड। इस ऑक्सी एसिड का अनहाइड्राइड चाहिए, तो H2SO4 का अनहाइड्राइड चाहिए। वाटर निकाल के इसको बदलो एसिडिक ऑक्साइड में, तो इसमें से वाटर निकालोगे तो माइनस वाटर। ठीक है, तो क्या बच गया? H2O निकाल दो। तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन था, 4 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन निकाल दिया, 2 हाइड्रोजन निकाल दिया, तो क्या बचा? SO3। तो H2SO4 का जो अनहाइड्राइड हुआ दैट इज SO3। ठीक है, या यूं कह सकते हो कि H2SO4 ऑक्सी एसिड है किसका? SO3 का। सल्फर ट्राइऑक्साइड में वाटर जोड़ने से H2SO4 मिल रहा था। ओके, अब आओ दूसरा एग्जांपल लिखा HNO3। अब इसका चाहिए आपको अनहाइड्राइड, यहां से वाटर निकालना है।
यह ऑक्सी एसिड है नाइट्रोजन का, वाटर निकाल के इसको एसिडिक ऑक्साइड में बदलिए, वाटर माइनस वाटर करो, तो माइनस वाटर किया तो देखो तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, और वाटर में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो क्या इससे आप 2 हाइड्रोजन निकाल सकते हो, H2O निकाल सकते हो? इस फॉर्मूले के साथ तो नहीं निकाल सकते। तो अब इसके 2 मॉलिक्यूल्स को ले लो, क्योंकि दिखाई दे दिया कि इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोजन है और हमें निकालना क्या है, H2O। तो उसके लिए इसके कितने मॉलिक्यूल को ले लोगे, 2 मॉलिक्यूल्स। और जब 2 मॉलिक्यूल्स लोगे तो फॉर्मूला क्या हो गया, H2N2O6। O3 था, 2 मॉलिक्यूल है, तो एक में 3 ऑक्सीजन, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। तो H2N2O6। तो इसके 2 मॉलिक्यूल से वाटर निकाल लो तो क्या मिल गया, फॉर्मूला हो गया H2N2O6, और इसमें से वाटर हटा दो तो बचा क्या, N2O5। तो इसका अनहाइड्राइड क्या हो गया बच्चों, N2O5। N2O5, तो HNO3 का अनहाइड्राइड हो गया N2O5। वैसे ही अगर आपको दिया रहता, सपोज आपको लिखा रहता HClO4, HClO4, ये ऑक्सी एसिड दिया हुआ है, अब इससे वाटर निकालना है। तो इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन का तो एक ही एटम है और वाटर निकालने के लिए 2 एटम चाहिए हाइड्रोजन का, तो इसका 2 मॉलिक्यूल ले लो, तो 2 मॉलिक्यूल ले लिया, तब फॉर्मूला क्या हो गया, H2Cl2O8। ठीक है, नहीं समझा, 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन था, 2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन था एक मॉलिक्यूल में, 2 मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन, 4 ऑक्सीजन थे एक मॉलिक्यूल में, तो 2 मॉलिक्यूल लोगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 8। अब इससे वाटर निकाल लो, तो वाटर निकाल लिया तो क्या बच गया, Cl2O7। तो इसका जो अनहाइड्राइड हुआ दैट इज Cl2O7। तो पर क्लोरिक एसिड था ये HClO4, क्या पढ़ते थे, पर क्लोरिक एसिड, तो इसका अनहाइड्राइड हुआ Cl2O7। ओके, अब यहां पे एक एग्जांपल लिया, H3PO4। H3PO4, अब H3PO4 का अनहाइड्राइड बतलाना है, तो पहले वाटर निकालो यहां से, तो वाटर निकाल लिया, तो वाटर निकालने पे क्या बच गया तुमको, H3 था यहाँ, 2 H निकाल लिया तो एक हाइड्रोजन बचा, P तो रहा ही, O4 था, अब कितना हो गया, HPO3। तो तुम वाटर निकाल के तुरंत आंसर बोलोगे HPO3, और तब मैं बोलूंगा कि गलत है, योर आंसर इज रॉन्ग। तो तुम कहेगा कि सर यही तो सिखाए थे कि वाटर निकाल लो, वाटर निकाल लिए तो यही तो आया। सिर्फ इतना ही नहीं सिखाए थे, सिखाए ये थे कि ऑक्सी एसिड से वाटर निकालने पे जो एसिडिक ऑक्साइड मिलेगा, एसिडिक ऑक्साइड, तो तुम यहां देखो क्या ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड कैसा कंपाउंड था, कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स, इसमें तो 3 एलिमेंट्स है, H भी है, P भी है, O भी है, तो दिस नॉट ऑक्साइड। और तब तक वाटर निकालते रहना है जब तक वो ऑक्साइड में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो अभी यहां से वाटर निकालने पे जो HPO3 मिला, दिस इज नॉट एन ऑक्साइड, तो अब फिर से इससे वाटर निकालना होगा। अब इससे वाटर निकालना है तो देखो HPO3 है, वाटर निकालोगे तो यहां तो एक ही हाइड्रोजन है, यहां से तो वाटर निकलेगा नहीं, तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स को लेना होगा, 2 मॉलिक्यूल्स को, तो इसका फॉर्मूला लिख लो H2P2O6। अब यहां से फिर वाटर निकाल लो
तो अब वाटर निकाला तो देखो क्या बच गया, P2O5। अब चेक कर लो क्या ये ऑक्साइड में बदल गया, यस इट इज, अब ये ऑक्साइड है। तो यही अनहाइड्राइड हुआ H3PO4 का। तो यहां से वाटर निकाल दिए, सारा प्रोसेस समझाया गया कि पहले H3PO4 से वाटर निकालोगे HPO3, बट दिस नॉट द आंसर because this is not the acidic oxide, so it cannot be the anhydride of H3PO4। तब तक वाटर निकालते रहना है जब तक वो ऑक्साइड में कन्वर्ट ना हो। एक मॉलिक्यूल निकालने के बाद ये मिला था, फिर यहां से वाटर निकाला, यहां से वाटर निकालने के लिए इसका 2 मॉलिक्यूल लिया, तो फॉर्मूला हो गया H2P2O6, इससे वाटर निकाल लिया, देन वी गेट P2O5। तो यही इसका अनहाइड्राइड हो गया। और एक बात जानो, P2O5 डाइमर फॉर्मेशन करता है, डाइमर, एक टर्म बोला डाइमर, DIMER। डाइमर का मतलब होता 2 मॉलिक्यूल, ट्राइमर का मतलब होता 3 मॉलिक्यूल, पॉलीमर का मतलब होता मेनी मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। तो डाइमर एक वर्ड आप सीखे, 2 मॉलिक्यूल, मतलब ये बनता है P2O5 जो डाइमेराइज कर जाता है P4O10 में। तो आप P2O5 भी लिख सकते हो या इसी को P4O10 लिख सकते हो। P4O10 डाइमेराइज कर गया, इसी का 2 मॉलिक्यूल P4O10। ओके, अब आ जाओ, एक और एग्जांपल लिया और इसका खुद निकालो आप लोग, H3PO3, H3PO3, यह भी फास्फोरस का ऑक्सी एसिड हुआ। अब इसके अनहाइड्राइड को बतलाना है, कोशिश करो। तो पहले वाटर निकाल लिया, तो वाटर निकालने से यहां से देखो क्या आया, HPO2। अभी ये एसिडिक ऑक्साइड नहीं है, ये HPO2 नॉट एन एसिडिक ऑक्साइड। तो इससे भी अभी वाटर निकालना होगा। अब इससे वाटर निकालने के लिए, चूंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन है और वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के एक मॉलिक्यूल में तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इसका अब क्या लेना होगा, 2 मॉलिक्यूल्स। तो इसका 2 मॉलिक्यूल लोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला विल बिकम H2P2O4। ठीक है, अब इससे वाटर निकाल लो, तो वाटर निकाल लिया तो H2, यहां भी H2 खत्म, P2O3। तो इसका अनहाइड्राइड हो गया P2O3 और यह भी डाइमर फॉर्मेशन कर लेगा, डाइमेराइज कर जाएगा। तो क्या लिख दोगे, इसका डाइमर P4O6, P4O6। तो अब H3PO3 का अनहाइड्राइड हो गया P4O6। कोई बच्चा कहता P2O3 नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, बट ये कम स्टेबल होता, डाइमेराइज कर जाता है, इट फॉर्म्स डाइमर P4O6। P2O3 भी लिख सकते हो, तो मैं भी यहां लिख देता हूं P2O3 या P4O10, उसी का डाइमर हो गया। ओके, तो अब आप गिवन ऑक्सी एसिड का अनहाइड्राइड निकालना सीख गए। सिंपल वाला तो ऐसे ही बता सकते हो, जैसे ये रहता, हम कहते कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब इसका अनहाइड्राइड बतलाना है तो वाटर निकाल लो, वाटर निकालने पे क्या मिल गया, CO2। अब चूंकि ये ऑलरेडी ऑक्साइड है तो यहां से अब वाटर वाटर निकालने की जरूरत नहीं है, यही आपका H2CO3 का कार्बोनिक एसिड का अनहाइड्राइड हो गया। ओके, अब आइए हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स, इसको लिख दिया HA या H2B, H2B या H3C, लाइक सो। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑक्सी एसिड्स पहले के लेक्चर्स में समझे थे, अब यहां एक नया टर्म आया हाइड्रा एसिड्स। तो ये हाइड्रा एसिड्स बच्चों बाइनरी कंपाउंड होगा, बाइनरी कंपाउंड मतलब कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स ओनली, in which one element is essentially hydrogen।
तो ये बाइनरी कंपाउंड होगा जिसमें एक एलिमेंट जरूरी तौर पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये याद हो गया आपको, समझ गए आप कि हाइड्रा एसिड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स, दो एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड इन विच वन एलिमेंट इज इसेंशियली हाइड्रोजन, और एक वो एलिमेंट होगा जिसका ये हाइड्रा एसिड कहलाएगा। जैसे आप HCl बोलते हो, पढ़ते थे उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl क्या है, बाइनरी कंपाउंड है, कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो ये हाइड्रा एसिड हुआ किसका, क्लोरीन का। HCl इज द हाइड्रा एसिड ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे ही बोलते हो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, फॉर्मूला HBr, तो ये भी हाइड्रा एसिड हुआ ब्रोमीन का। वैसे ही बोलते हो HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड। ओके, तो आयोडीन का हाइड्रा एसिड हुआ। HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फ्लोरीन का हाइड्रा एसिड हुआ। तो हाइड्रा एसिड समझ गए। अब यहाँ पे कहोगे कि सर H2B लिखे हैं, तो आप ये जानते हो कि हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 होती है, और कंपाउंड बनाते समय वैलेंसी क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का हाइड्रा एसिड, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो क्या हो गया फॉर्मूला, NH3। ठीक है, वैलेंसी एक्सचेंज हो गया, तो NH3। तो जैसे इसके साथ लिखा जाता तो H2C लिख देते। आई बात समझ में। ऑक्सीजन के साथ बनाते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी, वैलेंसी को एक्सचेंज कर दो, फॉर्मूला क्या मिल गया, H2O। तो इसको कह सकते हो हाइड्रा एसिड ऑक्सीजन का। ओके, तो हाइड्रा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो वही पेरियोडिक वेरिएशंस जानेंगे इसके बारे में, पीरियड के अलोंग और ग्रुप के अलोंग। तो पहले पीरियड के अलोंग, तो फर्स्ट लिखा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। A strength of hydra acid increases। यहां लिख दो, सिंस पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही तो हाइड्रा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिया, तो एक एग्जाम्पल CH4, NH3, H2O, HF। अब देखो ये सभी आपको दिखने लगे कि हाइड्रा एसिड्स हैं, किसके हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो सेम पीरियड के एलिमेंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड। तो ये सेम पीरियड के एलिमेंट्स के हाइड्रा एसिड हुए, और जब ये सेम पीरियड के एलिमेंट्स के हाइड्रा एसिड हुए तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां से यहां आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, इंक्रीजेज। इट मींस मोस्ट एसिडिक इसमें कौन सा हो गया बच्चों, HF, और लिस्ट एसिडिक कौन सा हो गया, CH4। ठीक है, अब आओ, ऐसे ही हमने लिया PH3, H2S, HCl। अब इनको पहचानो, तो ये भी हाइड्रा एसिड्स हुए, किसके, तो फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन के। और फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के बारे में क्या जानते हैं आप जानते हो कि दीज आर एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं। और ये लेफ्ट टू राइट आ रहे हो सेम पीरियड में, फॉस्फोरस, नेक्स्ट एलिमेंट सल्फर, नेक्स्ट एलिमेंट क्लोरीन। तो सेम पीरियड के एलिमेंट्स के हाइड्रा एसिड हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। तो सेम पीरियड के एलिमेंट्स के हाइड्रा एसिड्स हों
तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ओके, सेकेंड लिया जाए, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे, तो यहां भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। रीजन यहां लिख दिए, सिंस बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेज। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को शॉर्ट में बीडी लिखेंगे। अब यहां पे आपको सिखलाया गया कि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो हाइड्रा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अभी अभी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब मूव किए थे तो हाइड्रा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी थी। रीजन बतलाया गया था कि सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, और ये बात आप ऑक्सी एसिड्स में भी देखे थे कि ऑक्सी एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रही थी, बिकॉज पीरियड में लेफ्ट टू राइट आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती थी। अब ऑक्सी एसिड्स के बारे में दूसरी बात यह सीखे थे कि जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे ऑक्सी एसिड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो घटेगी, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते जाती है। बट हाइड्रा एसिड में ग्रुप में भी टॉप से बॉटम आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा, बढ़ रहा। और यहां रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का घटना नहीं बतलाया गया, बल्कि कहा गया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करता है। तो अब आपके लिए एक नया टर्म हो गया बीडी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसको मैं समझाता हूं, फिर ये केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे इसको ज्यादा। वहां पे ये पूरी बात अच्छे से आपको विजुअलाइज होनी शुरू होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसी बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इज नोन एज बीडीई। तो बॉन्ड को डिसोसिएट करने में, तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं आप, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, अब थोड़ा एसिड के बारे में कुछ जनरल चर्चा करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, जो वाटर में डालने पे जितना ज्यादा आयोनाइज होता हो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। ऐसे सुनो कि किसी एसिड को पानी में डालने पे जितना ज्यादा आयोनाइज होगा, मतलब जितना इजीली वो H+ आयन देगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा आयोनाइज होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो एसिड्स ऑन डिजोल्विंग इन वाटर गिव्स H+ आयन। अब जितना आसानी से H+ आयन देगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। एक टर्म सुनो, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई। तो जैसे बॉन्ड लेंथ है क्या, बॉन्ड हमेशा कितने एटम्स के बीच बनेगा, 2 एटम्स के बीच। बॉन्ड कितने एटम्स के बीच, 2 एटम्स के बीच। वो 2 एटम्स सेम एलिमेंट के भी हो सकते, डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते। तो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 एटम्स ऑफ ईदर सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। ओके, अब देखो जिन 2 एटम्स के बीच बॉन्ड बना, उनके उन बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता उसी को कहते हैं बॉन्ड लेंथ। अब मान लो ये पेन है, इतनी लंबी है, इसको तोड़ना है तो इसको तोड़ने में कुछ एनर्जी लगेगी, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसी मटेरियल का बना हुआ, सेम थिकनेस का, सेम मटेरियल डेंसिटी का
इसके डबल लेंथ का पेन है, उसको तोड़ने में भी कुछ एनर्जी लगेगी। कौन सा पेन आसानी से टूटेगा? जो ज्यादा लंबा होगा वो, या जो छोटा है वो? तो आप बोलोगे ऑल एट वंस, अचानक ही बोल पड़ोगे कि सर जितना ज्यादा लंबा होगा, अगर थिकनेस सेम हो, मटेरियल डेंसिटी सेम हो, तो लंबाई ज्यादा होने पे उसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। मतलब लंबी वाली पेन को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। तो यहां से एक बात हम लोगों ने सीखा कि बॉन्ड की लेंथ अगर ज्यादा होगी तो उसको तोड़ने में लगने वाली एनर्जी कम होगी। तो एक बात यहां से लिख लें, बीडीई। अब बीडीई को जान गए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड की लंबाई का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, अब बॉन्ड लेंथ के बारे में अभी समझाया कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ओके, अब आओ इस कंसेप्ट को कि क्यों बीडीई घटने से एसिडिक का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे हमने यहां एक एग्जांपल लिया, HF, HCl, HBr, HI, HF, HCl, HBr, HI। अब ये सभी हाइड्रा एसिड्स हुए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के। ओके, these are all hydra acids of fluorine, chlorine, bromine and iodine respectively। अब देखो, अगर आप स्कूल केमिस्ट्री को पढ़े होगे तो वहां भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना था, और आप सीखे होगे कि HF में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, वैसे ही HCl, HBr, HI सब जगह क्या है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब H तो सबका कॉमन एटम है बच्चों। अब देखो डिफरेंस जो है वो ये है कि हर जगह ये हैलोजन बदला है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब इसकी साइज देखो, इसकी साइज एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज आप पढ़ चुके हो, तो फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है और आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है। अब देखो कि जब इसकी साइज सबसे छोटी है तो H और F के न्यूक्लियाई के बीच जब बॉन्डिंग हुआ, कोवैलेंट बॉन्डिंग हुआ, ये H था और ये F था, एक एटम H का, एक एटम F का। तो अब इनके न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस ये रहा। अब दूसरे में HCl अगर होता तो H तो वही वाला है, लेकिन यहां क्लोरीन का जो साइज है वो बड़ा हो गया कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में इस क्लोरीन की साइज क्या हो गई? बढ़ गई। और जब इसकी साइज बढ़ गई तो अब इनके न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि HF से जैसे जैसे आप HI में आते हो तो साइज फ्लोरीन से क्लोरीन में आने पे बढ़ा, क्लोरीन से ब्रोमीन में आने पे बढ़ा, ब्रोमीन से आयोडीन में आने पे बढ़ा, तो साइज बढ़ता चला गया। और जब साइज बढ़ता चला गया तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रहा था? बढ़ते चला जा रहा था, क्योंकि H की साइज तो चारों में सेम है। तो यहां से यहां आने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा था। मतलब HI के केस में अगर इसके लेंथ को L1 कहो, इसके लेंथ को L2 कहो, इसके लेंथ को L3 कहो, इसके लेंथ को L4 कहो, तो ऑर्डर इनके बॉन्ड लेंथ का क्या हो गया? L1 लेस देन, L2 लेस देन, L3 लेस देन, L4। यही इनके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया बच्चों। मतलब यहां HI में जो बॉन्ड बनी है दिस इज लॉन्गेस्ट। ठीक है, अब जब ये लॉन्गेस्ट है तो इस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे कम एनर्जी लगेगी, और इस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे कम एनर्जी लगेगी। मींस इन चारों ही एसिड को पानी में डिसोसिएट करोगे तो सबसे फास्ट या सबसे ज्यादा H+ आयन कौन देगा? HI। तो इसीलिए HI कैसा हुआ? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो हाइड्रा एसिड के केस में ऑक्सी एसिड का जस्ट उल्टा हो गया ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। यहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, यहां डिसाइडिंग फैक्टर क्या है?
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप देख रहे हो कि सेम ग्रुप के हाइड्रा एसिड्स को लेने पे ऊपर से नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होते जाएगी, घटते जाएगी। तो बीडीई का ऑर्डर अगर लिखोगे तो बीडीई का भी ऑर्डर लिख देते हैं, बीडीई। तो सबसे ज्यादा सबसे कम लेंथ की बॉन्ड है एचएफ में, तो बीडीई सबसे ज्यादा किसका हो गया बच्चों, एचएफ का। तब किसका, एचसीएल। तब किसका, एचबीआर। और तब किसका, एचआई। ये बीडीई का ऑर्डर भी आ गया। और ये सब बात जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो बहुत आसान दिखेगी। अब आ जाओ, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता चल गया, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर लिखते बोलो, HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI। मतलब मोस्ट एसिडिक अगर पूछा जाएगा तो कौन हो गया इन चारों में, HI। और लिस्ट एसिडिक कौन हो गया, HF। ओके। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको दिया हुआ रहता NH3 PH3 ASH3। अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतलाना होता। तो आप देखो, दीज ऑल आर हाइड्रा एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक रेस्पेक्टिवली। ओके। और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप। तो ये सभी सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, हाइड्रा एसिड के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। तो यहां से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। ओके। अब अगर पूछा जाता कि इनमें मोस्ट बेसिक कौन है, तो अगर एसिडिक ज्यादा है इट मींस कि लेस बेसिक है। मोर एसिडिक का मतलब क्या हुआ, लेस बेसिक। और लेस एसिडिक का मतलब हुआ मोर बेसिक। ओके। वैसे ही यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, H2O, H2S, H2SE, H2T। तो ये सभी हाइड्रा एसिड्स हुए ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स का। जैसे ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये क्या हैं, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो यहां से यहां जाओगे तो यहां से यहां जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुई, इंक्रीज करेगी। मतलब ये कि ये मोस्ट एसिडिक हुआ और ये कैसा हुआ, लिस्ट एसिडिक हुआ। ओके।